कभी सोचा है कि एक गोली, सिर्फ एक गोली कैसे पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे में धकेल सकती है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगे? 1914 में बिल्कुल यही हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध की। एक ऐसा महायुद्ध, एक ऐसा संघर्ष जो शुरू तो हुआ द ग्रेट वॉर के नाम से, लेकिन खत्म होते होते उसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल डाला। ये जो आंकड़ा है ना, इसको बस एक नंबर की तरह देखना बहुत मुश्किल है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग, सैनिक, आम नागरिक, सबके सब। ये एक ऐसा नरसंहार था, इतने बड़े पैमाने पे तबाही थी जो दुनिया ने इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। और इसके जख्म, वो तो पूरी की पूरी पीढ़ियों पर रह गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे सिर्फ एक आदमी की हत्या ने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया और दुनिया का नक्शा फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया? इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब पहली गोली चली भी नहीं थी, लेकिन पूरा यूरोप सच कहूं तो एक बारूद के ढेर पर बैठा था। तो चलिए चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त का यूरोप बाहर से देखने में शायद शांत लगे, पर अंदर ही अंदर सब कुछ उबल रहा था। एक तरफ साम्राज्य एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे, दूसरी तरफ सेनाएं दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थीं, और इन सब के ऊपर था एक खतरनाक, जहरीला राष्ट्रवाद। ये सच में एक ऐसा बारूद का ढेर था जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। असल में 3 बड़ी ताकतें थीं जो पूरे के पूरे महाद्वीप को तबाही की तरफ खींच रही थीं। पहला था साम्राज्यवाद, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, बस यही होड़ लगी थी। दूसरा था सैन्यवाद, एक ऐसी हथियारों की दौड़ जिसमें हर कोई, हर देश दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, राष्ट्रवाद, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा आक्रामक गौरव जो सिर्फ शक और दुश्मनी को हवा दे रहा था। और इस पूरे तनाव के माहौल में एक और चीज थी जिसने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था, और वो था गठबंधनों का एक उलझा हुआ जाल। सोचिए, देशों ने एक दूसरे से पक्के वादे कर लिए थे कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस एक वादे ने पूरे यूरोप को 2 विशाल हथियारों से लैस खेमों में बांट दिया था, टीम ए वर्सेस टीम बी। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा था। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस पूरे महाद्वीप को आग की लपटों में झोंक दे। और वो चिंगारी गिरी। वो चिंगारी थी ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, जिसे अंजाम दिया था एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने। इसके तुरंत बाद जर्मनी ने अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक थमा दिया, मतलब तुम सर्बिया के खिलाफ जो करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिना किसी शर्त के। और बस यही वो ब्लैंक चेक था जिसने पहले डोमिनो को गिरा दिया। सोचिए, एक के बाद एक ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, टिक। रूस सर्बिया की मदद के लिए आगे आया, टिक। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा हो गया, टिक। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में गठबंधनों का वो पूरा का पूरा जाल डोमिनो की तरह ढह गया, और हर देश एक ऐसे युद्ध में खिंचता चला गया जिसे शायद कोई पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहा था। अब जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द खड़ा हो गया था, एक ऐसा बुरा सपना जिसे वो हमेशा बचना चाहते थे। उन्हें अब 2-2 मोर्चों पर लड़ना था, पश्चिम में फ्रांस से और पूर्व में रूस से। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जोखिम भरा प्लान बनाया, एक तेज और निर्णायक जीत के लिए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, युद्ध की असली हकीकत प्लान से कहीं ज्यादा क्रूर निकली। इस प्लान का नाम था श्लीफन प्लान, और ये एक सब कुछ या कुछ नहीं वाला दाव था। आइडिया सिंपल था, चुपके से बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसो, फटाफट पेरिस पर कब्जा करो और फिर अपनी पूरी सेना को पूरब की ओर मोड़ दो रूस से लड़ने के लिए। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। बेल्जियम ने उम्मीद से ज्यादा टक्कर दी, रूस उम्मीद से ज्यादा जल्दी तैयार हो गया, और मारने की लड़ाई में जो हार मिली उसने एक तेज जीत के सारे सपनों को तोड़कर रख दिया। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसके लिए ये युद्ध सबसे ज्यादा जाना जाता है। दोनों तरफ की सेनाओं ने खाइयां खोदनी शुरू कर दी, और ये कोई छोटी मोटी खाइयां नहीं थीं। उत्तरी सागर से लेकर स्विट्जरलैंड की सीमा तक मीलों लंबा खाइयों का एक जाल बिछ गया। और फिर लगभग 4 सालों तक लाखों सैनिक उसी कीचड़ में, उन्हीं चूहों के बीच लगातार होती तोपों की बमबारी और एक ऐसे मानसिक दर्द के साथ जिए, लड़े और मरे जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।
अब इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को तोड़ने की एक हताशा सी छा गई थी। जनरलों ने बार बार बड़े पैमाने पर हमलों का आदेश दिया, ओवर द टॉप जाओ और दुश्मन पर धावा बोल दो। लेकिन नतीजा, वर्दुन और सोमे जैसी लड़ाइयां, जहां कुछ गज जमीन के लिए जो खून से सनी हुई होती थीं, लाखों जानें कुर्बान कर दी गईं। ये सच में एक दूसरे को बस थकाकर, तोड़कर खत्म कर देने वाला युद्ध बन चुका था। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ एक लड़ाई को देखते हैं, वर्ड्यून की लड़ाई। ये फरवरी से दिसंबर 1916 तक चली और इसमें एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख फ्रांसीसी और जर्मन सैनिक हताहत हुए। 10 लाख एक लड़ाई में। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ यूरोप में हो रहा था। नहीं, ये जो जानलेवा गतिरोध था, ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। जिन बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस आग को भड़काया था, वो अब दुनिया भर में फैले अपने उपनिवेशों से, अफ्रीका से, एशिया से, प्रशांत क्षेत्र से सैनिक और संसाधन खींच रहे थे। और इसी वजह से ये इतिहास का पहला, सही मायने में एक वैश्विक संघर्ष बना, एक वर्ल्ड वॉर। साल आया 1917 और तब तक ये युद्ध यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को आर्थिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह निचोड़ चुका था। सब थक चुके थे। लेकिन फिर दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने आखिरकार इस सालों पुराने गतिरोध को तोड़ के रख दिया। पहली घटना, अमेरिका का युद्ध में कूद पड़ना। देखिए, अमेरिका लंबे समय तक इस लड़ाई से दूर रहा था, एकदम न्यूट्रल। लेकिन आखिरकार अमेरिकी जनता का सब्र टूट गया। पहली वजह थी जर्मनी का अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध, मतलब वो बिना चेतावनी के नागरिक जहाज़ों को भी डुबो रहे थे। और दूसरी वजह थी जिमरमैन टेलीग्राम, एक सीक्रेट मैसेज जिसमें जर्मनी मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। बस इसके बाद अमेरिका के लिए चुप रहना नामुमकिन हो गया। और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ रूस अंदर से ही टूट रहा था। सालों की लड़ाई, बेहिसाब मौतें और देश के अंदर बढ़ती अशांति, इन सब का नतीजा हुआ बोल्शेविक क्रांति। जार की सरकार गिर गई और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो नई सरकार आई, उसने कहा, बस बहुत हुआ, हम इस पूंजीवादी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने खुद को लड़ाई से अलग कर लिया। इसका सीधा मतलब ये था कि जर्मनी अब अपनी पूरी की पूरी ताकत पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ झोंक सकता था। तो जर्मनी ने यही किया। 1918 में उन्होंने अपनी बची-खुची पूरी ताकत एक आखिरी जबरदस्त हमले में झोंक दी। लेकिन वह हमला भी नाकाम रहा और दूसरी तरफ से ताज़ा दम वाले अमेरिकी सैनिक लगातार आ रहे थे। अब जर्मन लीडरशिप को ये बात साफ हो गई कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती, खेल खत्म हो चुका है। पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि युद्ध विराम की मांग की। मतलब बस लड़ाई रोक दी जाए। ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है आत्मसमर्पण और युद्ध विराम में, लेकिन इसी छोटे से फर्क ने आने वाले भविष्य को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दिया। और फिर वो पल आया 1918 में, 11वें महीने के 11वें दिन, सुबह ठीक 11 बजे, पश्चिमी मोर्चे पर बंदूकें आखिरकार खामोश हो गई। युद्ध तो खत्म हो गया था, पर जिस शांति संधि पर दस्तखत हुए, उसने शांति लाने के बजाय एक और बड़े संघर्ष के बीज बो दिए। उसने समस्याओं को सुलझाया नहीं, बल्कि और ज्यादा उलझा दिया। ये थी वर्साई की संधि, और इसे एक समझौता कहना गलत होगा। ये तो एक फरमान था, एक सजा थी। इसमें जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें थोपी गईं कि उसका एक ही मकसद लगता था, जर्मनी को सजा देना, उसे अपमानित करना और उसकी सैन्य ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। जाहिर है, जर्मनी के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा अपमान था, और इसी अपमान और गुस्से से एक बहुत ही खतरनाक झूठ ने जन्म लिया, पीठ में छुरा घोंपने का मिथक। ये अफवाह फैल गई कि हमारी बहादुर सेना तो मैदान में हारी ही नहीं थी, उसे तो देश के नेताओं ने ही धोखा दे दिया। और ये एक ऐसा जहरीला झूठ था जिसका फायदा प्रथम विश्व युद्ध के ही एक सैनिक, एक निराश नौजवान एडोल्फ हिटलर ने आगे चलकर बखूबी उठाया। तो वर्साई की इस तथाकथित शांति ने पीछे छोड़ी कड़वाहट की एक ऐसी विरासत जिसने अगले 20 सालों तक दुनिया के माहौल में जहर घोले रखा। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या दूसरा विश्व युद्ध वाकई एक अलग लड़ाई थी, या वो सिर्फ पहले विश्व युद्ध का ही आखिरी और ज़्यादा खूनी अध्याय था?